हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में अपन लोग देख रहे थे लोकल विंड्स, लोकल हवाएं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा चिनूक के लिए ए और सेंटाना के लिए बी, और ब्लैक रोलर के लिए सी, और यहाँ पे पेम्पारो के लिए डी, जोंडा के लिए ई। ये एरो हटाई दे रहा हूं मैं, एरो हटा दूंगा थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कतें होती हैं। ये क्या है, तो पेम्पारो के लिए डी, और यहाँ पे था आपका जोंडा के लिए ई, और यहाँ पे आपका था फोन, फोन के लिए एफ, यहाँ पे सर्रको जी, गिबली के लिए एच, और खमसिन के लिए आई, वर्ज के लिए जे, हरमट्टन के लिए के, और आपका शिमूम के लिए एल, और आपका शामल के लिए एम, ब्रिक फील्डर के लिए एन, साउथरली के लिए ओ, नॉर्वेस्टर के लिए पी, और योमा के लिए क्यू, और काराबुरान के लिए आर, बुरान के लिए एस, लू के लिए टी, और आपका टी। ये आपके हो गए, फोन वगैरह हो गए टी। और आपके कौन कौन सी विंड बची भाई? यहाँ पे आपकी मिस्ट्रल, मिस्ट्रल के लिए आपकी यू कर देते हैं, मिस्ट्रल के लिए यू। और बोरा यहाँ पे इटली के आसपास वो भी। और क्या बची आपकी? यहाँ पे आपकी अमेरिका में एक लिजार्ड, लिजार्ड, कनाडा और यूएसए के आसपास यहाँ पे लिजार्ड के लिए डब्लू, हाँ डब्लू। और टेम्पेरो हो गया, जोंडा हो गया, गिरगेल यहाँ पे आपके मेडिटेरियन सी के लिए गिरगेल, गिरगेल के लिए अब क्या लगाऊं? एक्स। और विरासेन चिली और पेरू के पास, उसके लिए अब क्या लगाऊं? वाई, वाई, वाई। और आपकी है लेवेंडर, साउदर्न स्पेन में यहाँ पे, इसके लिए जेट। ये आपकी जो है हवाएं हो गई ठंडी और गर्म। और उम्मीद करता हूं कि आपने भी याद कर ली होंगी, नहीं की है तो कर लीजिए। बाकी और कोई चारा नहीं है अपने पास याद करने के सिवाय, याद कर लेंगे उतना बेटर होगा। तो आज का अपना टॉपिक ये रहा सामने। नाम क्या है इसका? ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या है, आर्द्रता क्या है समझेंगे। प्रेसिपिटेशन वर्षण क्या होता है समझेंगे। और कंसेप्ट ऑफ एयर मासेस, वायु राशियां, वायु राशियां, इनको भी समझेंगे। तो आज अपना जो है ह्यूमिडिटी से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर पूरे को समझने बैठे तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इन वर्ड्स को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, इन वर्ड्स को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ये ह्यूमिडिटी आर्द्रता, आर्द्रता, मॉइस्चर, नमी। तो सबसे पहले आर्द्रता को समझते हैं, फिर देखेंगे नमी और आर्द्रता में क्या अंतर है। और इनको भी देख लो एक बार। ह्यूमिडिटी अब कैपेसिटी, आर्द्रता क्षमता,
आर्द्रता क्षमता। और ये आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। सबके पीछे आर्द्रता आगे लगा हुआ है। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा, हिडन हीट। ठीक है, ह्यूमिडिटी से शुरू करते हैं, आ जाओ। तो ह्यूमिडिटी क्या है? व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? तो सर आर्द्रता का मतलब है एयर क्या है। बेसिकली हमने पहले समझा एयर क्या है, तो हमने देखा कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल्ड एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का समूह हवा है। तो इस गैसों के समूह में एक गैस वाटर वेपर तो हो सकती है क्या, कि नहीं हो सकती? वाटर वेपर हो सकती है ना। वाटर वेपर क्या है? जल वाष्प। जल वाष्प क्या है? एक तरह से गैसियस फॉर्म ही तो है। पहले लिक्विड में था तो पानी था, अब लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, उसका फेस चेंज हो गया, तो वो वाटर वेपर हो गया, जल वाष्प हो गया, गैस बन गया। तो वाटर वेपर क्या है? एक्चुअली गैस ही तो है। तो ह्यूमिडिटी क्या कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी को बुला रहे हैं एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर मतलब हवा में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा, हवा में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा। अगर जलवाष्प गैस नहीं होती तो हवा में कहां से आ जाती? वो या कहीं ठोस बन के पड़ी होती या लिक्विड बन के पड़ी होती। अगर वो हवा में है तो मतलब गैसियस फॉर्म में है। दैट्स क्लियर। हवा में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा कॉल्ड इज ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आई समझ में? आर्द्रता अभी क्या है? ह्यूमिडिटी। ये देख लो, अब तुम्हें देखी तो नहीं होगी कभी, बट आज देख लो ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ये आपने देखा होगा कि कार के जो शीशे वगैरह होते हैं ना, तो उनके ऊपर जो है सुबह के टाइम में, सर्दी के मौसम में, और हल्की हल्की सी जो है जल वाष्प जमा हो जाता है। ये तो थोड़ा कंडेंस होकर, संघनित होकर जो है पानी जैसी बूंदें दिखाई दे रही है, बट हवा में जब वाटर वेपर होता है दिखाई नहीं देता। अपन लोग यहाँ अभी बैठे हैं ना, इसमें भी वाटर वेपर अवेलेबल है, बट इसको कंडेंस होने के लिए कंडीशन नहीं मिली, संघनित होने के लिए सैचुरेटेड नहीं हुई है एयर। इसका RH वैल्यू जो है अभी 100 नहीं हुआ, नहीं तो ये भी यहाँ पे पानी की बूंदें जमी होती अपने आसपास। तो RH क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो सब बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता दिया कि जलवाष्प में, हवा में उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना, क्या है नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है अपना मॉइस्चर। क्या होता है? तो मॉइस्चर को कहते हैं नमी, नमी, मॉइस्चर को नमी। अब नमी क्या है? तो मैं कहूंगा कि मोटा मोटा मान लो आप, जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जो लिक्विड फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, उसको आप एक तरह से मॉइस्चर बुला सकते हैं। मॉइस्चर क्यों? मॉइस्चर के सोर्स, तो मॉइस्चर के सोर्स तो आपका सी हो सकता है, ओशियन, कोई नदी, तालाब, जहां पे पानी का जो सोर्स है, मॉइस्चर का जो सोर्स है, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में जहां जहां जमा होता है वहां वहां मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है। और यही मॉइस्चर अगर गैसियस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको ह्यूमिडिटी बुला देते हैं, ह्यूमिडिटी बुला देते हैं। क्लियर? आर्द्रता बुलाते हैं। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो क्या है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर। और अगर वो गैसियस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है, तो वो ह्यूमिडिटी है जो एयर के अंदर है। क्लियर? अब नेक्स्ट वन इज
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। क्या है अपना? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बाकी ह्यूमिडिटी को एक और समझ लो, इससे समझ लो आप। ये आपका है, आपके यहाँ रहे होंगे, तो ये आपका क्या है? कूलर है। कूलर में आपने पानी भर दिया, गर्मियों के मौसम में लगाते हैं कूलर, आप पानी भर दिया आपने, कूलर को शुरू कर दिया। 4-5 दिन बाद आप क्या देखते हैं कि तापमान की वजह से वो जो पानी था, जो अंदर भरा हुआ था पानी इसमें, वो हवा के साथ बाहर चला गया है। बाहर चला गया है। कहाँ चला गया है? बाहर, हवा में मिल गया है। वही उसने ह्यूमिडिटी का रूप धारण कर लिया है। क्या बन गया है? वो आर्द्रता बन गया है। आर्द्रता बन गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, इसको टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर हाई था तभी तो तुमने कूलर लगाया था। अब इसको टेम्परेचर मिला तो ये इवोपरेट होकर हवा के साथ जल वाष्प के रूप में बाहर चला गया। और आप देखेंगे कि इसका पानी खत्म होने वाला है धीरे धीरे। फिर तुम्हें 2-4-8 दिन बाद इसमें पानी और भरना पड़ेगा। तो वो पानी कहाँ गया? आर्द्रता के रूप में हवा में मिल गया। आर्द्रता के रूप में हवा में मिल गया। तो ह्यूमिडिटी क्या है, समझ गए? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में उपस्थित कुल जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। आपके जो आसपास हवा है ना, हो सकता है कि इसमें भी, हो सकता नहीं है कि इसमें भी जो है ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, बट आपको दिखेगी नहीं। उसको कंडेंसेशन के लिए उसके सैचुरेशन पॉइंट जो है, ड्यू पॉइंट जो है, वो उसको नहीं मिला, इसलिए वो अभी हवा में ही है। वो संतृप्त नहीं हुई, संघनित नहीं हुई, इसलिए आपको नहीं दिख रही। और जब ये ड्यू व्यू के रूप में या जो वर्षण के रूप में नीचे आ जाएगी, आपको दिखेगी। तो बाकी वो क्या है आगे समझेंगे। फिलहाल आप ह्यूमिडिटी वर्ड से जो है परिचित हो गए हैं, और मॉइस्चर वर्ड से भी आप परिचित हो गए हैं। ये जैसे ये अब पेड़ों की पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप इनको ये देख लो, मॉइस्चर ये है आपका। ये क्या है? ये आपका मॉइस्चर। इसको आप हाँ ड्यू भी बुला सकते हैं, ये ओस भी है, ड्यू भी है, बट ये इसको मॉइस्चर भी। तो ये क्या है? जो पत्ती के ऊपर ये जो जमा है ना पानी लिक्विड फॉर्म में, ये आपका मॉइस्चर है। क्या है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर। ठीक है, समझ गए? जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है आप उसको मॉइस्चर बुला सकते हैं, और जो गैसियस फॉर्म में है आप उसको ह्यूमिडिटी बुला सकते हैं। दैट क्लियर? अब समझ लो नेक्स्ट वर्ड। अब है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य, सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या है एक्चुअली? ये हवा की क्षमता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी आर्द्रता का सामर्थ्य नहीं है, ये हवा का सामर्थ्य है, ये एयर का सामर्थ्य है कि एयर में कितनी क्षमता है ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की, वाटर वेपर को होल्ड करने की। किसको होल्ड करने की? वाटर वेपर को। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि ये ह्यूमिडिटी की सामर्थ्य है, ये ह्यूमिडिटी की क्षमता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, औकात, किसकी औकात है? ये हवा की औकात है, एयर की। किस चीज की औकात है? वाटर वेपर को होल्ड करने की, वाटर वेपर जल वाष्प को होल्ड करने की, कि ये कितना जल वाष्प और कितनी देर तक होल्ड कर सकती है। दैट्स क्लियर? हवा कितना जल वाष्प कितनी देर तक होल्ड कर सकती है, ये हवा की क्षमता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसकी क्षमता है? हवा की। भूलिएगा मत बिल्कुल भी, ये आर्द्रता की क्षमता नहीं है, ये हवा की क्षमता है। आर्द्रता धारण करने की क्षमता है कि हवा कितनी आर्द्रता कितने समय तक धारण कर पाती है। अब सर ये तो आपने बता दिया कि हवा की क्षमता है आर्द्रता धारण करने की, बट ये बता दो कि क्षमता आती कैसे है और कितनी होती है? घटा बढ़ा भी सकते हैं क्या इसको? भाई अगर क्षमता है तो क्षमता तो भाई घट बढ़ भी सकती है। कैसे? देखो ऐसे, मान लो एक आदमी है सोनू, एक है मोनू। मोनू, सोनू खाता है 20 रोटी और एक काम को करता है वो 20 दिन में, और मोनू खाता है 10 रोटी, उस काम को करता है ये 40 दिनों में। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, सोनू की रोटियां तुम कुछ घटा दो,
तो आपने सोनू की 10 रोटी कर दी, 10 रोटी कर दी। अब सोनू की 10 रोटी कर दी, सोनू की 10 रोटी करने से उसकी अब खुराक हो गई कम, सोनू वीक हो गया। अब वो बेचारा ये 20 दिन में जो काम कर रहा था अब इसको 40 दिन में करने लगा ये, क्योंकि इसकी क्षमता घट गई। क्षमता कैसे घटी? उसके भोजन को कम कर दिया। अब मैंने कहा मोनू को 40 रोटियां खिलाओ, अब पचा लेगा कि नहीं अलग बात है। तो मोनू को 40 रोटियां दे दी, ये बहुत हष्टपुष्ट हो गया, ताकतवर हो गया। अभी जिस काम को 40 दिन में करता था ना उसको 10 दिन में करने लगा मोनू। तो मतलब इनकी क्षमता, इसकी क्षमता को घटा दिया गया, इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया। दैट्स क्लियर सर? ये तो सोनू मोनू की बात है, मैं तो हवा की बात पूछ रहा हूं। हवा की क्षमता कैसे घटाएंगे? तो हवा का भोजन है हीट, एयर का भोजन है यहाँ पे हीट। अगर आप उसको ज्यादा हीट देंगे क्षमता बढ़ जाएगी, कम हीट देंगे क्षमता घट जाएगी। क्लियर? तो हवा का भोजन क्या है? हीट। सोनू का भोजन था रोटी, लेकिन हवा का भोजन है हीट। अब हीट कैसे? तो इसको भी समझ लो। हीट कैसे? तो इसको भी समझ लो। ये मान लो ये आपका कोई वाटर का सोर्स रहा, वाटर का सोर्स रहा, ये कोई यहाँ पे बहुत सारा वाटर भरा हुआ। भगोना मान लो तुमने रसोई में जो आपके यहाँ वो है ना भगोना, उसको आपने नीचे से गैस सिलेंडर से, स्टोव से हीट देना शुरू कर दी। अरे सिलेंडर ही तो स्टोव को जला रहा है कि सिलेंडर से हीट कैसे आ जाएगी? आएगी। मान लो तो इसको हीट दी। एक समय के बाद इसका तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो ये जो पानी था ये पानी इवोपरेट होके, बाष्पीकृत होके जल वाष्प के रूप में और एयर में मिलने लगा। एयर इसको ऊपर उठाने लगी, क्योंकि एयर गर्म हो गई है। गर्म एयर आपको पता है कि ऊपर उठती है, जो है कन्वेक्शनली राइज करती है ना एयर, पता है आपको, बता चुका हूं, आपको भी पता होगा। तो ये इसको मैंने हीट दी तो ये राइज करना शुरू हो गई, मतलब इनकी क्षमताएं बढ़ गई। पहले जब मैं इनको हीट नहीं दे रहा था उस समय भी यहाँ पे हवाएं मौजूद थी। अब होता क्या है मैं तुमको एक बात और बता दूं। ये जो पानी है ना अपना H2O, ये H2O तो है सब पूरा H2O। ये H2O आपका जो है ये एक वीक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ा होता है। पानी एक वीक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ा होता है। जब हम उसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये तो मान लो छोटे स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, इवोपरेशन तो ओशियंस वगैरह में, महासागर वगैरह में भी हो रहा होता है। तो वहां पे ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? अपने सूर्य महाराज होते हैं, वो वहां से हीट देते हैं। ठीक है, तो अपन लोग यही एक ही बात है, लेकिन अपन लोग यहाँ से जो है मत समझ लेते हैं। तो हमने इसको हीट दी। अब ये जो H2O वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इनकी बॉन्डिंग टूटने लगी, तो ये हवाई जहाज बनने लगे। तो जब इनकी बॉन्डिंग टूटी ये हवाई जहाज बन गए। हवा में वाटर वेपर के रूप में मिलके कन्वेक्शनली राइज करने लगे। जब पहले यहाँ पे तापमान नहीं था तब उस समय ये राइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनकी क्षमताएं कम थी, इनकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम थी। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि जब एयर का तापमान होगा अब कम, कैसा होगा? कम, तो उसकी क्षमताएं भी होंगी कम। जब एयर को ज्यादा तापमान मिल जाएगा तो उसकी क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। अच्छा, एयर की क्षमता, जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है एयर की, वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, बिल्कुल करती है टेम्परेचर पे। ज्यादा तापमान ज्यादा क्षमता, ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर ले जाएगी। कम तापमान कम क्षमता, वाटर वेपर को उतना होल्ड नहीं कर पाएगी। क्षमता की बात एक एग्जाम्पल से और समझ लो। ये कोई रेल का डब्बा था, इसकी औकात थी 100 लोगों को बिठाने के लिए। स्टेशन पे गाड़ी आई, तुरंत फटाफट इसमें 100 लोग बैठ गए। अब स्टेशन पे लोग खड़े थे 150, 50 लोग रहे, उन्होंने कहा लाओ हम भी बैठ लेते हैं।
तो साहब यहाँ पे एक गेट, इसमें यहाँ पे था डब्बे में एक गेट, ये एक गेट उस तरफ था जो है दूसरी तरफ डब्बे में। यहाँ से और फालतू लोग जो खड़े थे यहाँ पे, जो बच्चे 50 लोग, उन्होंने घुसना शुरू किया रेल के डब्बे में। तो इन्होंने इधर से धक्का लगाया तो देखा इधर से 2 लोग बाहर आ गए, 2 अंदर घुसे, 2 बाहर आ गए, क्योंकि इसकी क्षमता पूरी हो चुकी थी, इसकी क्षमता पूरी हो चुकी थी। अब ये इससे ज्यादा लोगों को होल्ड नहीं कर सकती, ये अपने साथ इतने से ज्यादा लोगों को बिठा नहीं सकती। अगर मुझे इसकी क्षमता बढ़ानी हो तो मुझे रेल का डब्बा बड़ा करवाना पड़ेगा। भाई 50 लोग बचे हैं, उनको भी बिठा दो। ऐसे ही मामला एयर का है। एक निश्चित हीट के बाद एयर की क्षमता पूरी हो गई, अब वो जिससे ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगी। आपने कहा भैया मुझे तो और वाटर वेपर देना है, तो उसको और हीट चाहिए, मोर हीट चाहिए। उसको कितनी हीट चाहिए? मोर हीट। ज्यादा हीट चाहिए तो उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। अगर आपने उसकी हीट कम की, उसकी हीट खत्म हुई, उसकी क्षमताएं भी खत्म। तो एयर की क्षमता हीट पे डिपेंड करती है, वाटर वेपर को होल्ड करने की, आर्द्रता को धारण करने की। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, जो मैंने डायग्राम पहले बनाया था उसमें तुमने एक चीज देखी, यहाँ पे आपका ये जो भगोना वगैरह था, इसमें जो है पानी वगैरह आपका भरा हुआ था। भगोना कैसा है? अच्छा नहीं बना, टेढ़ा है। इसके नीचे था आपका ये कोई गैस सिलेंडर जो हीट दे रहा था। अब मुझे बताओ, मैं इसमें कितनी भी हीट दे दूं, क्या पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान पहुंच, इवोपरेशन तो और पहले शुरू हो जाता है। लेकिन मैं एक आदर्श बात कर रहा हूं जिससे कि आपको ऐसा ना लगे। बाद में बताऊंगा कि इवोपरेशन तो माइनस में भी हो रहा होता है। जब तापमान माइनस में भी होता है तब भी इवोपरेशन, बाष्पीकरण हो रहा होता है। माइनस में कैसे हो जाएगा सर? माइनस में तो बर्फ जमती है, वो बताऊंगा मैं कैसे होता है। आपने इसको हीट देना शुरू की। अब आपने जो इसको हीट दी ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका तापमान जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। साहब लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करवा के बैठे हैं ओशियन का, तुम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे जो ज्यादा हीट मिली उसका यूज हो गया। उसका यूज किस में हो गया? इसकी अवस्था को चेंज करने में, इसके फेस को चेंज करने में। इसका फेस पहले था लिक्विड, द्रव, और अब ये गैस में बदल गई। किस में बदल गई? वाटर जो था वो गैस में बदलने लगा। जब इसको ज्यादा, एक अवकाश से ज्यादा हीट दी तो इसमें बदलने लगा, गैस में। तो आपको नहीं लगता कि मैंने जो यहाँ से ऊष्मा दी है, क्या ये ऊष्मा दिख रही है आपको? क्या इस ऊष्मा का यहाँ पे कोई इतना ऐसा है कि इसका तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? नहीं हुआ ना। इसका जो हीट दी उसका यूज फेस को चेंज करने में हो गया, फेज को चेंज करने में हो गया। फेस जो इसका है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से जो ऊष्मा दे रहा हूं ना, या सूर्य से जो ऊष्मा मिल रही है ओशियंस को, सी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको, तो उस ऊष्मा को मैं लेटेंट हीट कह रहा हूं। लेटेंट हीट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? लेटेंट हीट। यहां से जो ऊष्मा मिली, यहां से जो ऊष्मा की खपत हुई, यहां से जो ऊष्मा इसने खाई, उस ऊष्मा को मैं लेटेंट हीट कह रहा हूं, क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रही। अगर यहाँ पे कोई और जो है पदार्थ रहा होता, उसका तापमान 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री 400 डिग्री 500 डिग्री होता जाता, तो मैं जो मानता कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका यूज जो है इसमें हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस ऊष्मा का यूज फेस को चेंज करने में हुआ है। तो इस ऊष्मा को मैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ? गुप्त ऊष्मा। जब भी जिस ऊष्मा से किसी का फेज चेंज हो रहा हो, क्या चेंज हो रहा हो? फेज, अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, तो उस प्रकार की ऊष्मा को मैं गुप्त ऊष्मा कहूंगा। तो लेटेंट हीट समझ में आ गया क्या है लेटेंट हीट? ह्यूमिडिटी मॉइस्चर खत्म, ह्यूमिडिटी और कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य भी आपका हो चुका है। अगर मुझे एयर की सामर्थ्य बढ़ानी है, कैसी सामर्थ्य? वाटर वेपर को होल्ड करने की। अगर मुझे एयर की, वाटर वेपर की होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाना है, तो मुझे एयर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ाना होगा।
तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगी। अगर मैंने उसका तापमान घटा दिया तो उसकी क्षमताएं कम हो जाएंगी, वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएंगी। और अगर उसकी क्षमता शून्य हो गई तो वो जितना भी वाटर वेपर उसने अपने साथ लिया है ना, सबको छोड़ देगी और वो बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अपना है टर्म एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष मतलब इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद की जो आर्द्रता है एकदम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, रियल, वास्तविक, वास्तविक आर्द्रता। ठीक है। वास्तविक आर्द्रता क्या होती है सर? तो वास्तविक आर्द्रता क्या होती है, इसके लिए आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूं कि वास्तविक आर्द्रता क्या होती है। और वो देखने से पहले एक बार इसको और देख लो, अपने लेटेंट हीट वाला अपना क्या है। और लेटेंट हीट में अपने एक समझने की बात है कि जो पहले था सॉलिड, हमने इसको हीट दी, ये लिक्विड में चेंज हो गया, और हीट दी, ये गैस में चेंज हो गया। ठीक है। पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर ये गैस। इसके फॉर्म को चेंज करने में, इसकी अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा का उपयोग हो रहा है उसे गुप्त ऊष्मा बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? गुप्त ऊष्मा। तो नेक्स्ट वन अपना टॉपिक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नेक्स्ट वन क्या है अपना? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, एब्सोल्यूट से आप क्या समझ पा रहे हैं? एब्सोल्यूट क्या है ये? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है भाई? ह्यूमिडिटी तो पता है आपको, आर्द्रता है ये। एब्सोल्यूट मतलब वास्तविक, निरपेक्ष, वास्तविक या निरपेक्ष। तो जैसे कि मान लो कोई एयर मास था, एयर का पार्सल था। अब आपको पता है कि इसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कुछ क्षमता होती है। ये पूरी आपकी हो गई एयर, एयर पार्सल है कोई, मैंने एक मतलब आपको गणना में बताने के लिए एयर का कोई हिस्सा उठा लिया है। अब ये एयर थी गर्म, गर्म एयर थी, तो इसने कुछ जो है वाटर वेपर उठा लिया, वाटर वेपर इसने कुछ उठा लिया, वाटर वेपर इसने कुछ उठा लिया। ये रहा आपका वाटर वेपर, धारण कर लिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरी जो है, ये पूरी जो है इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, आर्द्रता सामर्थ्य है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इस आर्द्रता सामर्थ्य में, इस आर्द्रता सामर्थ्य में ये वाटर वेपर कितना है, ये वाटर वेपर कितना है, ये आर्द्रता कितनी है, ये आर्द्रता कितनी है, तो आप बताएंगे कि सर ये पूरा मान लो 100 है, और मान लो ये आपकी 40% है, तो 40% या 40% ना, तो आप इस तरीके से मान लीजिए कि जो है ये कोई मान लो 20 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको ग्राम में, मैं नमी को, मैं ह्यूमिडिटी को, मैं आर्द्रता को अगर ग्राम में मेजर करूंगा, ग्राम में, तो मान लो कि मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसके लिए एक एग्जांपल आप जो है देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका ये रहा। यहां पे मुझे बताओ आप, मैंने आपसे कहा ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये एयर की ह्यूमिडिटी अब कैपेसिटी है, आर्द्रता सामर्थ्य है ये इसका पूरा। अब इस आर्द्रता सामर्थ्य में इतना सा जो आपका है, ये आपका वाटर वेपर है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है?
द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। फिक्स अमाउंट मतलब मुझे एक गिनती में चाहिए कि इसका अमाउंट है कितना, मुझे एक मात्रा में चाहिए कि इसका अमाउंट कितना है। जब मैं मात्रा की बात करने लगता हूं, जब मैं पूछने लगता हूं कि इसमें कितने ग्राम ह्यूमिडिटी अवेलेबल है एयर में, कितने ग्राम में जब मैं बात करने लगता हूं तो मैं उस समय बात कर रहा होता हूं निरपेक्ष आर्द्रता की कि ये बता दो मुझे कि इसमें कुल कितना वाटर वेपर अवेलेबल है एयर में, उस एयर में कुल कितना वाटर वेपर अवेलेबल है। तो मतलब मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता की बात कर रहा हूं, और निरपेक्ष आर्द्रता की बात जब भी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। किसकी बात? निरपेक्ष आर्द्रता की बात। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका जो है निरपेक्ष आर्द्रता वाली मात्रा है कि एयर में कितनी वाटर वेपर अवेलेबल है, कितनी मात्रा में ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। वो आपकी हो गई क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जब ग्राम में पूछी जाए, ग्राम में, परसेंट में अगर कोई पूछने लगे तो वो कुछ और हो जाएगी, उस पर आगे बात करेंगे अभी। अगर वो ग्राम में पूछे कि इस एयर में इतने सेंटीमीटर क्यूब एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है, कितने ग्राम जल वाष्प है, कितने ग्राम ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, तब जब वाटर वेपर को वो ग्राम में पूछने लगे तो समझ लो कि वो वास्तविक आर्द्रता कितनी है वो बात कर रहा है, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? नेक्स्ट वन इज, ये देख लो इसको आप पहले डायग्राम को अच्छे से देखो, फिर अपन लोग समझेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डायग्राम है, समझ लो इसे आप, फिर बात करते हैं आगे। तो ये तो आपका वाटर वेपर है ये, और ये जो पूरा एरिया है ये आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, HC है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब हवा की आर्द्रता को धारण करने की क्षमता, उसे रोकने की क्षमता, कितने समय तक कितने मात्रा में वाटर वेपर को एयर होल्ड कर पा रही है उसकी क्षमता। कैसे घटती बढ़ती है पहले बता चुका हूं, हीट के आधार पे जो घटती बढ़ती है, बढ़ भी जाती है घट भी जाती है। मोर हीट मोर कैपेबिलिटी, लेस हीट लेस कैपेबिलिटी। इतनी बात क्लियर? अब इसको देख लो एक बार अच्छे से और फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। अब इसमें बताना क्या है? बताना ये है कि यहाँ पे ये इतना अमाउंट था किसी वायु राशि का हवा का, मैंने एक अच्छे शब्द में उसको वायु राशि बोल दिया है, वैसे ये मान लो हवा है। ये आपकी ये जो पीला वाला भाग है ना, ये आपका क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, हवा की ये क्षमता है वाटर वेपर को होल्ड करने की। और इसमें जो एक्चुअल वाटर वेपर है, एक्चुअल ह्यूमिडिटी है AH, ये इसमें इतनी है। तापमान अभी है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने अब ये हवाएं राइज करेंगी, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं कुछ बनाई देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपका कोई समुद्र वगैरह रहा होगा, नीचे समुद्र वगैरह, सूर्य महाराज ने इसको हीट दी, ये हीट से इवोपरेशन शुरू हो गया, इवोपरेशन होने लगा क्योंकि इसको हीट मिल गई। अब इवोपरेशन हुआ तो यहाँ पे हीट थी ज्यादा, तो इन्होंने जल वाष्प की कुछ मात्रा को धारण कर लिया, कुछ मात्रा को यहाँ से इन्होंने धारण कर लिया। धारण करने के बाद आपको पता है इनको भी मालूम था कि हमें ऊपर जाना है। जब ये ऊपर गई तो इनको ये मालूम पड़ा कि साहब हमारी तो क्षमता कम हो गई, क्योंकि NLR ने सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट था, उसने टेम्परेचर को डाउन कर दिया। कितना डाउन कर दिया? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर। अब इनकी क्षमता हो गई कम। अब इनकी क्षमता जब हुई कम तो ऊपर जब पहुंचे
तो इसकी क्षमता हो गई कम। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या वाटर वेपर में कोई कमी आएगी? इसने जितना जल वाष्प धारण किया है, क्या उसमें कोई कमी आएगी? जब वाटर वेपर तो जितना नीचे से लिया है उतना रहेगा, जब तक कि वो नीचे ना गिरे, जब तक कि वो नीचे ना गिरे। अब मुझे बताओ, ये जो आपका ये जो खाली वाला हिस्सा था, ये खाली वाला हिस्सा देखो ऊपर जाने के साथ साथ कम होता जा रहा है। मतलब ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो तापमान घटने के साथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और वाटर वेपर का अनुपात या परसेंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 28% था, बाकी आपका 72% क्या था? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मतलब ये इसको रोकने में, वाटर वेपर को रोकने में हवा सक्षम थी और वाटर वेपर को धारण कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गई इसकी शक्ति क्षीण होती गई, क्योंकि तापमान में, टेम्परेचर में क्या आ गई? कमी आ गई। तो एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता में क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये क्षमता घटती जा रही है और वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, अमाउंट नहीं। अमाउंट तो उतना है, अमाउंट तो उसका फिक्स है, जितना था उतना, वो न कहीं से आया न कहीं गया। अरे कोई ऊपर आकाश में महासागर, ओशियन थोड़ी लगा रखा है आपने कि वहां से उसने पानी ले लिया। पानी तो जमीन से लिया, जितना लिया उतना उसके पास मौजूद है। अब जो मात्रा घट या बढ़ रही है वो किसकी मात्रा? वो मात्रा घट बढ़ रही है केवल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, और बढ़ नहीं रही है। बढ़ती तो सबसे बड़ी हुई तो थी यहाँ पे नीचे, जब तापमान ज्यादा था तब क्षमता सबसे ज्यादा थी। अब तापमान में गिरावट आ रही है तो क्षमताएं भी कम हो रही है। देख लो यहाँ पे कितना बड़ा डायग्राम में 72% क्षमता थी, 72% ये और 28% ये, 100% हो गया पूरा। और ये पूरा 100% में ही तो है। अब देखो यहाँ पे ये 52% हो गया, ये 48% बची, और देख लो ये 100% हो गई। मतलब और ऊपर गए तापमान और घट गया। और ये पॉइंट कौन सा आ गया? संतृप्त वाला पॉइंट आ गया। ये संतृप्त, सैचुरेटेड एयर हो गई, सैचुरेटेड एयर हो गई है। एयर का सैचुरेशन हो गया, मतलब हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता खत्म हो गई, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म, 100% संतृप्त हो गई एयर। अब ये इससे ज्यादा इसको रोक नहीं पाएगी क्योंकि इसकी क्षमताएं खत्म हो गई, ये कमजोर हो गई। अब आगे ये संघनित होगी और संघनित होकर बारिश के रूप में नीचे आ जाएगी। कैसे आएगी, क्या आएगी, अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल आपने ये समझ लिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? अब मैं एक सूत्र के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर, ये आपकी क्या, ये आपका एक्चुअल अमाउंट है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बट्टे ये आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बट्टे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा थी तब RH का मान था कम, और जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई अब कम तब RH का मान हो गया ज्यादा। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान 100% हो गया यहाँ पे आके। और आपकी जो HC था, HC ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य था, वो खत्म हो गया। अब एयर में वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता खत्म हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, वायु संतृप्त हो गई। संतृप्त हो गई मतलब संघनित होकर वर्षा करने की ओर है ये। अगर एग्जाम में सवाल आए कि अगर वायु का, किसी एयर का मान RH 100% हो तो क्या हुआ, वर्षा करेगी। मोर मान मतलब इसका RH जो है, जितना ज्यादा मान होगा इसका उतने ज्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी। 100% होगा मतलब बारिश होगी, 100% होगा तो बारिश होगी। क्लियर। और तो यहाँ पे 3 तरह के और कंसेप्ट हैं आपके, उनको समझ लो। तो आपने वर्ड कहीं पे सुने होंगे, संतृप्त, संतृप्त,
एक सुना संतृप्त हवा, एक सुना होगा असंतृप्त, असंतृप्त हवा, और एक सुना होगा ड्राई एयर या सूखी हवा, सूखी हवा या ड्राई एयर। तो मैं अगर आपसे कहूं संतृप्त हवा क्या है, तो आप कहेंगे सर RH का मान 100% कर दो, RH का मान 100% कर दो। RH का मान कैसे निकालेंगे, तो मैं सूत्र बता चुका हूं, RH बराबर AH बट्टे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता सामर्थ्य। अगर नीचे वाली वैल्यू अपॉन वाली वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी के ये जो आपका RH है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो छोटा होगा, लेस होगा। जैसे मान लो AH है आपका 10 और आपका ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 70, तो आप बता सकते हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, कि यहाँ पे RH का मान जो आएगा वो कम आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू रहेगी कम HC की, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सामर्थ्य कम हो जाएगा, तो मान बड़ा आएगा। यहाँ पे मान लो 10, तो यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे मान बड़ा आएगा, वैल्यू बड़ी आएगी, और वैल्यू बड़ी आएगी तो RH की क्षमता बढ़ रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म हो रही है। और जितना बड़ा RH का मान होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी बड़ी होगी, उतनी बारिश होने के चांस ज्यादा होंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बात समझ में आई, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों के रिलेशन की बात हो रही है। दोनों का रिलेशन किसका, ये आपका एक्चुअल ह्यूमिडिटी थी, ये आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी, दोनों के परसेंटेज की बात हो रही है कि ये इसके सापेक्ष कितना है, ये इसके सापेक्ष कितना है। तो यहाँ पे ये 72% था, तब वाटर वेपर 28% था, यहाँ पे वाटर वेपर 52 हो गया और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 48 रह गई। इसमें वाटर वेपर नहीं बढ़ा, वाटर वेपर की तो मात्रा समान है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म हो गई, कम हो गई, और यहाँ आते आते ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बिल्कुल शून्य हो गई, और ये जितना भी अमाउंट बचा वो वाटर वेपर का बचा, और वाटर वेपर 100% हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर ही वायु संतृप्त होती है। वायु संतृप्त कब होती है, कोई पूछ ले, जब RH का मान, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए, 100%। अगर मैं यहाँ ग्राम में बात कर रहा होता तो ये AH होता, AH एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती, लेकिन मैं परसेंट में बात कर रहा हूं, परसेंट में दोनों का सापेक्ष, तो ये RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो आपको सवाल समझ में आ गए कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। और जो आपकी एयर थी, तो ये आपकी थी असंतृप्त हवा, संतृप्त हवा का मतलब तापमान कम होगा तभी तो एयर संतृप्त होगी, क्योंकि तापमान कम, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम, RH ज्यादा, वायु संतृप्त, बारिश होने की संभावना। समझ रहे हैं, संतृप्त का मतलब तापमान कम, तापमान कम तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम तो RH का मान ज्यादा, वायु असंतृप्त, वायु संतृप्त तो संघनन, कंडेंसर होने की प्रक्रिया, तो बारिश, रिजल्ट में बारिश मिलेगी यहाँ पे। अगर वायु असंतृप्त है तो असंतृप्त है तो तापमान अभी उतना कम नहीं हुआ है, तापमान ऐसे मान सकते हैं कि वो संतृप्त होने की अवस्था में नहीं आया, तापमान ज्यादा, ह्यूमिडिटी और कैपेसिटी अभी ज्यादा बनी हुई है, अभी वो होल्ड करके रख सकती है। अगर वो होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाए फिर तो संतृप्त हो जाए वायु। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता सामर्थ्य ज्यादा है अभी, और RH आपका कम है, क्योंकि RH अगर पूरा हो गया होता 100% तो फिर तो वायु संतृप्त हो जाती। अभी संघनन नहीं हो पाएगा, बारिश नहीं हो पाएगी। अगर मान लो मैं यहीं पे दूसरा केस बताऊं आपको कि इस पूरे ह्यूमिडिटी और कैपेसिटी में अगर वाटर वेपर ना हो तो अगर हो तो हल्का फुल्का हो बस, तो ड्राई एयर, सूखी एयर,
ड्राई एयर मतलब शुष्क हवा, शुष्क सूखी हवा। तो आप मुझे बताओ क्या शुष्क हवा बारिश कर पाएगी? अरे बारिश तो भैया वाटर वेपर से होगी, जल वाष्प से होगी, हवा में उपस्थित आर्द्रता से होगी। जब आर्द्रता ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी? रिजल्ट जीरो। पढ़े लिखे पूरे दिन, अगले दिन रिवाइज नहीं किया, रिजल्ट जीरो। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर वाटर वेपर हवा में नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। अगर वाटर वेपर है भी, तापमान ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता सामर्थ्य अभी बना हुआ है, आरएच का मान 100 से कम है, आरएच का मान यहाँ पे आप मान सकते हैं लेस देन 90, 99, 99 से कम, 100 नहीं हुआ है। और न होगा जब तक तापमान उसका ज्यादा रहेगा, आर्द्रता सामर्थ्य बना रहेगा, तब तक आरएच का मान 100 नहीं होगा। जब तक आरएच का मान 100 नहीं होगा, वायु संतृप्त नहीं होगी, वायु संघनित नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी। दैट्स क्लियर। तो अब आप ये भी समझ गए हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो आपने अब तक कौन कौन सी चीजें देखी और समझी? ह्यूमिडिटी समझ गए, मॉइस्चर समझ गए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता सामर्थ्य समझ गए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ गए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए, लेटेंट हीट और हिडन हीट। अब हम वर्षा कराने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कराएंगे भाई। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताना कि मामला क्या है। और डायग्राम बनाते समय थोड़ा आराम से है, डायग्राम बनाते समय थोड़ा आराम से। तो यहां पे ये तापमान को इंगित कर रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0, ये 2, ये 4, यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और यहाँ पे आपकी कोई वाटर बॉडी अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी कोई वाटर बॉडी अवेलेबल है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, पानी है। ये जमीन से ऊपर जाने की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका क्या है? आपका ये सरफेस है, ये जमीन से ऊपर ऊपर। तो एक आपका यहाँ पे आपकी आ रही है सूर्य की किरणें आ रही हैं, जिनसे ये सरफेस जो है, ये वाटर बॉडी जो है गर्म हुई है। अब वाटर बॉडी हो गई आपकी गर्म। अब यहाँ पे 3 वायु राशियां बनी हुई हैं, 3 क्या बनी हुई हैं? वायु राशि, 1, 2 और ये 3। ये तीनों डब्बे हैं ना, मान लो कि एकदम बराबर मात्रा के हैं ये तीनों डब्बे, जिससे कि आपको अच्छे से आए समझ में। तो ये वायु राशि है, इसके पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा थी, ज्यादा वाटर वेपर को इसने होल्ड कर लिया इतना, इसने भी वाटर वेपर को होल्ड किया, इसने भी वाटर वेपर को होल्ड किया इतना, और इसने भी, ये इतना वाटर वेपर होल्ड कर पाई। अब इन्होंने वाटर वेपर होल्ड तो कर लिया, इनको क्या मालूम था कि भैया हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अब इनने वाटर वेपर होल्ड किया, ऊपर जाना शुरू हो गई है, वायु राशियां जो थी ऊपर जाना शुरू हुई, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। अब मुझे बताओ कि जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा किसमें है? इसमें ज्यादा है, इसमें या इसमें? तो आप बता सकते हैं सर इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा है, और इसका जो ये खाली हिस्सा बचा हुआ है ना, ये खाली हिस्सा क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सर मैं समझ रहा हूं आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं क्या, आरएच की? हाँ मैं आरएच की बात कर रहा हूं। ये जो हरा वाला मैं जो भाग बना रहा हूं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आपकी, नहीं आपकी ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आर्द्रता सामर्थ्य है। मतलब इसमें अभी और है, ये और नमी धारण कर ले, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है बस। वाटर वेपर की मात्रा
लाल रंग बता रहा है कि वाटर वेपर इनमें है कितना एक्चुअल में। तो अब साहब ये वाटर वेपर था इसमें इतना सारा, इसमें था इतना सारा। अब हवाएं हुई गर्म, ऊपर की ओर राइज करना शुरू हुई, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो आर्द्रता सामर्थ्य है इसका बहुत अब कम बचा हुआ है, इसका आर्द्रता सामर्थ्य। तो ये नहीं लगता आपको कि यहाँ कहीं थोड़ा सा उठ के यहाँ कहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सैचुरेटेड हो जाएगी, आर्द्रता सामर्थ्य इसका पूरा खत्म हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और ये हवा संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा और तापमान इसका हुआ कम कि इसकी आर्द्रता सामर्थ्य खत्म। कम होने पे ही तो आर्द्रता सामर्थ्य कम होता है वायु का, तापमान कम हो तो। आपको ये नहीं लगता ये दूसरा वाला थोड़ी और ऊपर तक जाएगी, ये मान लो कि कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके जो है सैचुरेटेड होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके। ये आपको नहीं लगता कि इसे और ऊपर उठना पड़ेगा जो है, और ये मान लो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके सैचुरेटेड हुई, संतृप्त हुई। तो जहां पे जाके ये संतृप्त हो रही हैं, मतलब इनको एक ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे जाके संतृप्त हो जाएं, इनकी आर्द्रता सामर्थ्य हवाओं का खत्म हो जाए और हवाएं संतृप्त हो जाएं। तो जिस तापमान पे जाके ये कहां पे हुए संतृप्त, ये 2 डिग्री पे हुई है, ये 0 डिग्री पे हुई है, ये -4 डिग्री पे हुई है। तो जिस तापमान पे जाकर ये हवाएं संतृप्त हुई हैं, ये हवाएं संतृप्त हुई हैं, उस तापमान को मैं ड्यू पॉइंट बुला रहा हूं। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ओसांक, ओसांक। अच्छा सर, मतलब RH 100% होने के लिए ओसांक का भी रोल होता है? बिल्कुल रोल होता है, और ओसांक का रोल नहीं होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य खत्म कैसे होगा? ओसांक क्या है? एक ऐसा तापमान जहां तक जाकर एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है, हवा संतृप्त हो जाती है, जिस तापमान पे जाकर, उस तापमान को मैं ओसांक कह रहा हूं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर वायु राशि का, हर एयर पार्सल का ड्यू पॉइंट अलग अलग है। इसका 2 डिग्री, इसका 0 डिग्री और इसका -4 डिग्री। तो ड्यू पॉइंट सेम नहीं होता सभी वायु राशियों का, डिपेंड करता है कि उसमें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसमें ह्यूमिडिटी की अवेलेबिलिटी कितनी है और उसका आर्द्रता सामर्थ्य क्या है। अब साहब ये हो गई सैचुरेटेड, यहाँ पे पहुंची ये हो गई लो सैचुरेटेड तो हो गई, लेकिन आप एक चीज इसमें देख पा रहे हैं सर, कौन सी चीज? वो चीज ये कि ये जो सैचुरेटेड हुई है एयर, ये वाली, ये -4 डिग्री पे जाके हुई है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री के बाद बर्फ जमना शुरू हो जाती है, आपको पता है। ये 0 डिग्री से ऊपर निकल गए, और इनको मैं नाम से बता देता हूं। ये आपका हो गया बिलो पॉइंट, बिलो पॉइंट, और ये नीचे वाला आपका एबव पॉइंट, एबव पॉइंट, एबव पॉइंट। यहाँ पे 0 डिग्री आपका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। ये आपका हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, बिलो जाएंगे, बिलो का मतलब नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे बिलो का मतलब तापमान के संदर्भ में है। माइनस में जाएंगे बिलो जा रहे हैं आप, प्लस में जाएंगे एबव जा रहे हैं। तो यहाँ पे एबव और बिलो को इस ऊपर नीचे जाने से मत समझिएगा, इसका मतलब है बिलो का माइनस में जा रहे हैं, 0 डिग्री से बिलो, 0 डिग्री से एबव, इस तरीके से 0 डिग्री एबव, तो प्लस में 1 2 3 4, बिलो माइनस में 1 2 3 4, इस तरीके से इसको समझिएगा, बिलो और एबव को, ऊपर और नीचे को। और 0 डिग्री पे आपका क्या होता है? हिमांक बिंदु। अब आप देख रहे हैं एक हवा ये तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके सैचुरेटेड हुई है, इसका ड्यू पॉइंट तो -4 डिग्री पे जाके आया है, और -4 डिग्री पे अगर ये पहुंच गई 0 डिग्री, इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड को इसने कर दिया क्रॉस, तो यहाँ पे अब इसका जो सैचुरेशन होगा, इसका जो संघनन होगा, वो पानी के रूप में नहीं होगा, ओलों के रूप में, हेल स्टॉर्म के रूप में होगा। ये कंडीशन ये हो गई आपको। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि 2 हवाएं आपस में टकराई,
और एकदम से ऊपर उठ गई, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर दिया। और लगातार हवाएं आ रही हैं भाई साहब, लगातार हवाएं आ रही हैं भाई साहब, टक्कर पे टक्कर दिए जा रही हैं। और यहाँ पे इतनी टक्करें इन्होंने आपस में दी कि पूरे जो है बर्फ बर्फ ही बर्फ ऊपर जो है जमा दी। बर्फ नीचे आने का प्रयास करती, ये फिर से धक्का दे देती, वो और ऊपर चली जाती, फिर नीचे आने का प्रयास करती, फिर से ऊपर धक्का दे देती। तो यहाँ पे से जो बारिश होगी, इस एरिया में जो बारिश होगी वो ओलों की बरसात होगी, ओलों की, हेल स्टॉर्म की। आपने देखा होगा अधिकतर कि जब जब ओलों की बारिश होती है ना, ओलों की, तो आंधी और तूफान साथ में आते हैं। वो क्यों आते हैं? यही वजह है क्योंकि हवाएं अब कन्वेक्शनली राइज कर रही होती हैं और एक दूसरे को ऊपर की ओर धकेलती जाती हैं, धकेलती जाती हैं। इतनी बात क्लियर? तो इस डायग्राम से आपको क्या क्या समझ में आया? सर पहली बात तो समझ में ये आई कि सभी हवाओं का ड्यू पॉइंट समान नहीं होता। क्या नहीं होता? सभी हवाओं का एयर को संतृप्त होने के लिए सभी एयर का ड्यू पॉइंट जो है वो समान नहीं होता। कोई 2 पे हो रही है, कोई 0 पे, कोई -4 पे। और अगर कोई हवा फ्रीजिंग पॉइंट से हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल गई तो वो बर्फ के रूप में उसका वर्षण होगा, चाहे वो ओले गिरे या कुछ भी हो। लेकिन आइस क्रिस्टल के रूप में, आइस क्रिस्टल के रूप में उसका जो है वर्षण होगा, उसकी वर्षा आइस क्रिस्टल, बर्फ की बूंदों, बर्फ के अकड़ों के रूप में बरसात होगी। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस कर गई, अगर वो 0 डिग्री को क्रॉस कर गई तो। इतनी बात क्लियर? तो अब अपन लोग बढ़ते हैं इससे आगे, क्योंकि अपन लोगों ने आर्द्रता देख ली, आर्द्रता सामर्थ्य देख लिया, समुद्र में से बाष्पीकरण करवा दिया, ड्यू पॉइंट के पास पहुंच गए, फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच गए। अब आपको एक चीज नहीं लगती कि सर ये पानी नीचे आने को बेताब है? ये पानी अब यहां से ड्यू पॉइंट मिलने के बाद इसको अब ये नीचे आना चाहेगा। ये यहाँ पे गैस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, अब ये सैचुरेटेड होकर, संतृप्त होकर वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया है, लिक्विड के फॉर्म में आ गया है, द्रव के फॉर्म में आ गया है। लगता नहीं आपको? और मैंने आपको बताया था जब फेस चेंज होता है तो नीचे लिक्विड से गैस में गया तो ऊष्मा लगी, अब गैस से लिक्विड में आ रहा है, ऊष्मा रिलीज हो रही है। लेटेंट हीट जो यहां से ली इसने समुद्र से नीचे सरफेस से जो लेटेंट हीट ली, अब वो लेटेंट हीट ऊपर जाके रिलीज हो जाएगी। रिलीज कैसे हुई? NLR के जरिए। तभी तो हवा संतृप्त हो पाई, तभी तो वाटर वेपर संतृप्त हो पाया और RH का मान 100% हुआ, RH का मान 100% हो गया। जो गुप्त ऊष्मा थी रिलीज हो गई, जो गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर था वो ठंडा होके लिक्विड फॉर्म में आ गया है, द्रव अवस्था में आ गया है। अब द्रव अवस्था में तो आ गया, पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। वो क्या? वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपका कि इतनी कंडीशन होने के बाद अब आप वर्षण के लिए आप तैयार हैं। बारिश होने के लिए, वो चाहे हेलस्टॉर्म की बारिश हो, स्नोफॉल हो, वाटरफॉल हो, कुछ भी हो, रेनफॉल, वाटरफॉल तो झरना हो गया, रेनफॉल हो, आप तैयार हैं बारिश कराने के लिए। बट बारिश के लिए जो जो कंडीशंस थी वो फुल हो गई। मतलब तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया तो हवाएं संतृप्त हो गई, हवाएं संतृप्त हो गई, संतृप्त हो गई। RH का मान 100% हो गया, संगणन हो गया। चलो मैंने संगणन भी करवा दिया, संगणन हो गया। मैं कहूंगा सर अभी भी बारिश नहीं होगी। सर सारे काम तो हो चुके हैं, बारिश क्यों नहीं होगी? एक काम बाकी है अपना। और सर वो काम क्या है? एक काम अपना जो बाकी है वो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक
न्यूक्लियाई मतलब आर्द्रता ग्राही नाभिक। नाभिक सर ये क्या होता है? ये बेसिकली एक कण है, एक पार्टिकल है, डस्ट कण हो सकता है और प्रदूषण कण हो सकता है, पोल्यूटेंट हो सकता है। ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है? ये एक सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट है। अगर मौसम विज्ञानियों का तो ये तक मानना है कि ये चारों कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं मिला तो बरसात नहीं होगी। कुछ भी ऊपर करवा लो तुम, सब कुछ करवा लो, अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं मिला तो बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी तो मुझे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? तो वो आपके वायुमंडल में अवेलेबल हैं। कैसे कैसे? वो आपके डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, धूल कण। कोई भी परेशान नहीं होइएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब। डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं आपके, सॉल्ट हो सकते हैं। सर सॉल्ट कहां से आया ऊपर? अरे जब ओशियन से इवोपरेशन हो रहा था तो ओशियन में तो सॉल्ट मिलता है, तो एकदम बारीक बारीक से कण, महीन महीन कण इस इवोपरेशन के साथ ऊपर चले गए थे। कहां पे? ऊपर चले गए थे। अब ऊपर तो गए साहब ये। अब ऊपर जाने के बाद और डस्ट पार्टिकल हो गया, सॉल्ट हो गया, और कोई मान लो आप जो है धूल कण वगैरह या जो है आपके पोल्यूटेंट वगैरह रहते हैं ना, पोल्यूटेंट प्रदूषित कण जो किसी भी एयर वगैरह के हो सकते हैं, या कुछ जो फैक्ट्री से कहीं से कुछ जो है पोल्यूटेंट वगैरह ऊपर आसमान में जाके जमा हो जाते हैं। तो साहब इनका सपोर्ट चाहिए। अगर इनका सपोर्ट नहीं मिला बारिश नहीं होगी। अगर ये वहां पे मौजूद हुए, अगर ये एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, नीचे ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हुए तो ये इनके आसपास हवाएं कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी। इनके आसपास हवाएं संघनित होना शुरू हो जाएंगी। इनके आसपास हवाएं संघनित होना शुरू हो जाएंगी और संघनित होने के बाद ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गुरुत्वाकर्षण बल इनको खींच लेगा और ये सारी संघनित बूंदें नीचे जमीन पे आ जाएंगी और वही आपका रेनफॉल हो गया। क्या हो गया? रेनफॉल हो गया। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे है तो रेनफॉल होगी, वर्षा होगी। अगर 0 डिग्री से ऊपर -2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वो सब है तो आपके ओलों की वर्षा होगी। आइस क्रिस्टल आ सकते हैं, आइस क्रिस्टल, ओले आ सकते हैं, हेलस्टॉर्म वगैरह आ सकते हैं। क्लियर? और बादल कब बनते हैं? बादल कब बनते हैं सर? तो बादल बनने की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊं कि जिस समय RH 100 हुआ था, वायु संतृप्त हो गई थी, उसी समय बादल बन गए थे। मतलब जो वाटर वेपर था वो गैसियस फॉर्म को छोड़कर हल्की हल्की महीन बूंदों के रूप में इन बादलों में कंडेंस जमा हो गया था। क्या जमा हो गया था इन बादलों में क्या जमा हो गया था? पानी। तो बादल एक्चुअली क्या है? बादल, आगे बादलों के बारे में और विस्तार से अपन लोग जो है पढ़ेंगे, बट अभी इतना मोटा समझ लो कि जब RH का मान 100 हो जाए, टेम्परेचर, तापमान जो है, तापमान लो हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य है खत्म हो जाए, RH 100 हो जाए, वायु संतृप्त हो जाए, तो ये यहाँ पे अपने ऊपर आकाश में जो वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में था वो अब लिक्विड फॉर्म में जमा होके बादलों का रूप धारण कर लिया है। अब ये बादल संघनित होंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को खोजेंगे और जहां पे इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आर्द्रता ग्राही नाभिक मिला, ये रेनफॉल के रूप में नीचे
टिप टिप वर्षा पानी कर देंगे। ये क्या कर देंगे? बारिश कर देंगे। दैट्स क्लियर। रेनफॉल करवा दी, बारिश अच्छे से हो गई। हाँ, तो यहाँ पे हम अपन लोग जो है सारे पॉइंट्स यहाँ के देख चुके हैं। सैचुरेशन संतृप्तता क्या होती है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और प्रेसिपिटेशन करवा दिया अपन लोगों ने। लेकिन भैया प्रेसिपिटेशन के बहुत से फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेशन केवल बारिश नहीं है कि हमने बारिश करवा दी तो प्रेसिपिटेशन हो गई साहब खत्म, बिल्कुल नहीं। तो प्रेसिपिटेशन को 1 घंटे की अपनी हो चुकी है क्लास, अगर आप कहें तो यहीं पे खत्म